अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी फेसबुक पेज पर मैं हर शाम की तरह अपने मेहमान को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हमारी इस अदबी महफिल में हमारे मेहमान हैं मोहतरम एस एम आरजू साहब, जो वेस्ट बंगाल कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जाने माने राइटर हैं, ट्रांसलेटर हैं। आपने बहुत सी तख्लीकात की हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके पास बताने के लिए हैं और हम आपसे सुनना भी चाहेंगे। तो सबसे पहले तहरीक बकाए उर्दू के पेज पर मैं मोहतरम एस एम आरजू साहब का बहुत बहुत खैर मकदम करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। सर, आपका इस पेज पर वेलकम है। शुक्रिया। मैं भी आप लोगों का ममनून व मशकूर हूँ, तहरीक जी बकाए उर्दू का, प्रोफेसर इरफान आरिफ का और आपका, कि आपने इस नाचीज़ को इस लायक से। शुक्रिया। जी। सर, हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। बहुत सारी बात जो आपके काम से जुड़ी हुई है, उस पे हम जी बात करेंगे। आपके अदबी इल्मी सरगर्मियों से जुड़ी हुई बातें हम करेंगे। शुरुआत हम करना चाहते जी हैं आपकी तालीम, आपकी तरबियत, आपकी परवरिश, आपकी शुरुआती जिंदगी के बारे में हमें कुछ बताएं। जी जी जी। शुरुआती ज़िंदगी के मुतालिक बताना ये है कि हम लोगों का ख़ानदान आज से चौथी नस्ल से कबल बिहार बिहार में आबाद था। बिहार में हमारे परदादा फैज़ अली थे। उसके बाद हमारे दादा वहाँ से हिजरत कर गए, क्योंकि वहाँ ज़राअत में आमदनी कम और खसारा ज़्यादा था। तो मेरे दादा कलकत्ता आ गए और यही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। मेरे वालिद की पैदाइश यहीं हुई, मेरी भी पैदाइश यहीं हुई। और जैसा कि उस ज़माने में होता था, हम लोग 5 भाई और 2 बहन हैं। तो चूँकि जी मेरा नंबर चौथा है, तो मेरे हिस्से में जो किताबें, जो कापियाँ और जो कपड़े वग़ैरह आते थे, वो बड़े से होकर मजले से, सजले से, उसके बाद मेरे हिस्से में। तो ये सिलसिला था। और अ, शुरुआती तालीम तो घर पर ही हुई। उसके बाद मदरसा आलिया कलकत्ता में क्लास 7 में दाखिला हुआ। और क्योंकि वालिद साहब को अंग्रेज़ी पढ़ाने की धुन थी, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि अंग्रेज़ी के स्कूल में दाखिला करा सकें। तो उन्होंने एक तरीका ये निकाला। उस ज़माने में डॉन बॉस्को स्कूल में शाम को अंग्रेज अंग्रेज़ी के क्लास होते थे, तो वहाँ उन्होंने दाखिला कर दिया। तो दिन में मैं उर्दू मीडियम से 7, 8, 9, 10 पढ़ता रहा और शाम को बाकायदा अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूल में जाता। उसके बाद स्कूल के बाद मैंने मॉर्निंग कॉलेज भवानीपुर से कॉलेज किया। उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमए किया। और इसी दौरान जो है मुख्तलिफ, उस ज़माने में कमर्शियल शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का बहुत रिवाज था और बहुत धूम थी। मतलब ये करने से नौकरी बआसानी मिल जाती। और जिस हालात में हम थे, नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। तो मैंने टाइप राइटिंग शॉर्ट हैंड सूफी कमर्शियल कॉलेज से सीखा। और उसी के बदौलत 18 साल की उम्र में, जो मिनिमम एज होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई की, मुझे मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी में स्टेनोग्राफर की नौकरी मिली। यहाँ से मैंने आला तालीम हासिल की। उसके बाद 1987 में WBCS वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया और कामयाब होकर उस सर्विस से मुंसलिक हुआ। और आज तक 2-3 प्रमोशन पाने के बाद एडिशनल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर की हैसियत से। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आपका आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत ही तवील सफ़र को बहुत ही मुख्तसर में हमें बताया और सारी बातें हम तक बहुत तरतीब से पहुँच गईं। और बड़ी खूबसूरत सी बात आपने कही, जिसका तजुर्बा उस हर इंसान को होगा जो घर में बहुत सारे भाई-बहनों में पैदा होता है, पलता-बढ़ता है, कि आप चौथे नंबर के थे। तो चौथे नंबर पे होने की वजह से आपको वो सारी चीज़ें चौथी बार इस्तेमाल करने के लिए मिलती थी, पहले, दूसरे, तीसरे के बाद। और ऐसे जी घर जी में जब आप होते हैं, आपका नंबर चौथा होता है, तो न सिर्फ चीज़ें आपको चौथी किस्त में मिलती हैं, बल्कि बहुत सी बातें, बहुत तरबियत, बहुत सी सी
बहुत आप प्यार, बहुत से मशवरे भी आपको लगातार आपके वालिदैन के अलावा आपके 3 जो बड़े होते हैं वो भी देते रहते हैं। उनसे भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं आपके आप अपनी ज़िंदगी में। आपके घर में वो भी 3 जो आपके बड़े होते हैं वो आपके लिए एक आगे चलने का रास्ता बनाते चलते हैं आपके लिए। तो उम्मीद है कि जी आपके जी साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जी हाँ, आपकी ऐसा ही हुआ पढ़ाई-लिखाई है। के बारे में जी, आपकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में आपने बताया, तो आपने जो आपके जो 3 बड़े आपके थे, उनके बारे में कुछ बताएँ क्या उनसे उनका आपकी ज़िंदगी पे क्या असर रहा? जी हाँ, बहुत बड़ा असर रहा, इसलिए कि मेरी पैदाइश के बाद वालिद साहब की सेहत ठीक नहीं रहती थी, तो मेरे बड़े भाई जो है, उनकी उँगली पकड़ के हम लोग बड़े हुए हैं और इब्तदाई तालीम जी, उन्हीं के यहाँ पे हुई है। वो उनका नाम मोहम्मद फारूक है, वो कोल इंडिया में डिप्टी चीफ फाइनेंस मैनेजर के एसएस से तो वो 2 हो चुके हैं। उसके बाद हमारे मंझले भाई थे मुख्तार आलम, तो इनसे चूँकि ये इतना ज़्यादा ये नहीं थे, लेकिन ये बहुत उस ज़माने में जब हम लोग का बचपन था, ये बहुत गुस्सा वाले इंसान थे, तो हम लोग इनके डर से ही सबक याद कर लेते थे। जी, तो बीच में नहीं तो हम मुख्तार से समझ लेंगे और मुख्तार आलम उनका नाम है, मंझले भाई का नाम सुन के हम लोग समझना शुरू कर देते थे। तो ये है कि उन लोगों का ताबन रहा है, बिल्कुल रहा है। और क्योंकि उस ज़माने में प्री प्राइमरी और प्राइमरी वाला मसला नहीं था, घर में भी तालीम हासिल करके उस सेक्टर में दाखिला हो जाता था। तो उसका ये जो कोशिश बड़े भाई की थी कि क्यों इतने साल जाया कि हम पढ़ा देते हैं, घर में तालीम है तुम्हारी, तुम 7th में जब दाखिला होता है हालिया में, तो वहीं तुमको दाखिला दिलवा जी, जी। तो बिल्कुल हमारा अंदाज़ा सही था कि जो बड़े 3 भाई थे उनका भी पूरा असर आपकी तरबियत पर, आपके किरदार पर रहा और ऐसा जी, होता है और ऐसा बड़ी किस्मत वालों को मिलता है कि उनके बड़े भी वालिदैन के अलावा भाई-बहन भी हों जो उनको बता सकें। सर जी। आपका उर्दू से आपकी पढ़ाई-लिखाई उर्दू मीडियम से हुई है शुरू में आपने बताया। जी, जी, तो जी, जी। शुरुआत में जब आपकी पढ़ाई-लिखाई शुरू हो रही थी, उस वक़्त कैसे इस ज़ुबान से आपका जो शुरू-शुरू में रहा होगा, इस लैंग्वेज को सीखने का तरीका या जब आप पढ़ने गए थे स्कूल में, मदरसे में, उस समय का माहौल, उस समय के टीचर, उस समय के पढ़ाई के तरीके, इसके बारे में हमें कुछ बताएँ? जी, 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 जी। हाँ, उस वक़्त का माहौल तो कुछ दूसरा ही था। अभी कल ही मैंने फ़ेसबुक में लिखा है, अपने उस्तादों के बारे में, जी, कि आज तुम बहुत याद आए। तो उस ज़माने में अभी जो दौर चला है कि स्पेयर द रॉड वो नहीं था, हाँ? उस ज़माने में टीचर हज़रात इस पर यकीन रखते थे कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। तो अगर ज़रा-सी भी गलती या चूक हो जाती थी, तो काफ़ी मार खानी पड़ती थी, उनकी जेब होत होते थे और हमारा बदन होता था, तो उस वजह से काफ़ी सख्ती का दौर था। और दूसरी अहम बात ये है कि गार्जियन भी बहुत सख्त थे। वालिद साहब के पास जब कभी किसी टीचर का कंप्लेन आता था, तो वो एक जुमला कहते थे, जिससे हम लोग सहम जाते थे कि मास्टर साहब आप इसको ले लीजिए और इस मारते-मारते इसकी खाल और गोश्त को जितना हाँ, ये कर दीजिए, सिर्फ़ हड्डी का ढाँचा मेरे यहाँ भिजवा दीजिए। तो ज़ाहिर बात है उसका बहुत पॉज़िटिव असर हुआ और ना बहुत चाहते हुए फ़र्क भी जी, पढ़ाई से बिल्कुल। दिलचस्पी लेनी पड़ी। जी, जी, जी। बहुत सही आपने मंज़र खींचा है हमारी आँख के सामने। तब वालिद खुद कहा करते थे कि मेरा बच्चा ले जाइए और जितना मन हो उसे आप पीटिए और जब तक कि हाँ, वो काबिल ना बन जाए। तो उस्ताद के हाथ में पूरी अथॉरिटी होती थी जो अब कम हो गई है। ख़ैर ये बहस का एक बिल्कुल, बिल्कुल दूसरा मुद्दा है। जी जी, जी। ये बिल्कुल एक अलग मुद्दा है बात करने का, नहीं, इस पे हम तवील बातचीत ज़रा-सा करते भी हैं। जी, जी। ज़रा-सा इंटरफेयर करेंगे। आज एहसास बिल्कुल, होता बिल्कुल, है जी। कि 2-4 बेदार खाए हुए थे, तो और परफेक्शन आ जाता। जी, बिल्कुल।
बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। और जी मुझे लगता है कि क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट के तौर पर मैंने भी एक ज़माना जिया है जहाँ पर टीचर के हाथ से मार खाने पर घर वाले या वालिदैन ये कहते थे कि तुमने ही कुछ गलत किया होगा, क्योंकि टीचर कभी गलत नहीं हो सकता। और अगर कभी कंप्लेंट आके गलती से घर में कर दी टीचर की, तो टीचर के पास घर वाले पहुंचते थे ये बताने के लिए कि इस बच्चे को और मारिए ताकि वे सीख जाए, सही गलत का फर्क समझ जाए। खैर, वक्त में बहुत कुछ बदलाव आया है, तो ये पढ़ाई का तरीका और स्कूल का माहौल भी बदला है। अ, अब जी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उर्दू लेकर जब आपने पढ़ाई की, आप उस समय कोलकाता आ चुके थे और नहीं, माहौल को देखते। जी 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 जी, कोलकाता मेरे दादा आ चुके, मोहम्मद इस्माइल जी जी मरहूम। जी बिल्कुल। मेरे वालिद जी की जी जी पैदाइश तो मेरी ही पैदाइश नहीं है जी। जी, जी, जी। तो आपकी ये पढ़ाई सारी कोलकाता में हुई। मैंने इसलिए ये सवाल उठाया कि जब हम उर्दू की बात करते हैं ख़ास तौर पर, तो यहाँ पे बात का हमारा रुख यूँ मुड़ता है कि उर्दू के साथ पढ़ते वक़्त आपने किन-किन चीज़ों का सामना किया, किस तरह की मुश्किलात, किस तरह के हालात, नौकरी को लेकर अपने मुस्तक़बिल को लेकर जो फ़िक्रें होती हैं एक उम्र में, ये सारी चीज़ें जब हायर एजुकेशन के लिए आप बढ़ रहे थे, उस वक़्त जी जी। किस तरह का माहौल था और किस तरह से आपने वो पढ़ाई पूरी की, ये हम जानना चाहते उस वक़्त जो माहौल ऐसा था कि काफ़ी स्ट्रगलिंग माहौल था। हुँ, जद्दोजहद का ज़माना था। वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। बड़े भाई क्लास 11 में पढ़ते थे। तो हम लोगों का ये टेलरिंग शॉप था न्यू मार्केट में वालिद साहब का। तो वो इसके वजह से अक्सर और बेशतर बंद ही रहता था। ज़ाहिर बात है काफ़ी तवज्जो और जद्दोजहद करके पढ़ाई करनी पड़ी और जो कहा कि हम लोगों के घर में उस ज़माने में एक लाल रंग के सीमेंट से दीवार जो है रंगी हुई थी। तो उसमें हम लोगों का हिस्सा बँटा हुआ था कि इतना में आपको इस पे होमवर्क करना है और हम लोग चॉक से उसे वर्क करते थे। तो इस वजह से काफ़ी जद्दोजहद करके पढ़ाई-लिखाई करनी पड़ी और जहाँ तक नौकरी का ताल्लुक है, तो इस मामले में अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से मैं खुशनसीब हूँ कि जैसे ही नौकरी की उम्र हुई, मुझे नौकरी मिल गई उर्दू एकेडमी में बहैसियत स्टेनोग्राफ़र। क्योंकि मैं क्लास 10 से ही शॉर्ट हैंड टाइपराइटिंग में बाकायदा जा रहा था, 4 4 साल तक और वो प्रैक्टिस करते-करते परफेक्शन हो गया। तो एकेडमी वालों ने एक एग्ज़ाम लिया था स्टेनोग्राफ़र के लिए, जिसमें मैं अव्वल आया था, तो लिहाज़ा वो नौकरी मुझे मिली। नौकरी के मामले में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। इसके अलावा इस दरमियान एक नौकरी और भी मिली, जो मैंने छोड़ दी। फिर उसके बाद 1987 में उर्दू एकेडमी की मुलाज़मत के दौरान ही मैंने डब्ल्यूबीसीएस का एग्ज़ाम दिया और अल्लाह के फज़्ल व करम से कामयाब हुआ और उस नौकरी से आज तक मुंसलिक। लेकिन जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, मैंने लखनऊ से लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा वहाँ से पोस्ट अ, वहाँ से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल की। उसके अलावा तमाम तालीमी सिलसिला कलकत्ता से रहा। एमए कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, उर्दू सहाफ़ती सनद कोर्स मग़रबी बंगाल उर्दू एकेडमी से और उर्दू बाकायदा टाइपराइटिंग, शॉर्टहैंड, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वगैरह सूफ़ी कमर्शियल कॉलेज से यही रहा। यही मुख्तसर यही कही बात कही जा सकती हैं। शुक्रिया कहूँगी आपको सर। और आपको जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं उनका सलाम आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। जनाब मूल राज साहब, जनाब खुर्शीद अनवर साहब, जनाब हमीदुल्लाह खान साहब, जनाब अजीज़ असीर साहब, जनाब अहमद अ, कमाल हाशमी साहब, जनाब अशरफ अहमद जाफरी साहब, जनाब डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब, और आपके साथ तहरीक बकाए उर्दू के सदर जनाब प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब, और इसके अलावा जनाब मीर साहिब हसन, जनाब सलीम मोहिउद्दीन, जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, जनाब
मीर अहमद हसन साहब जी। ये सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपको जी, सलाम भी कह रहे हैं। वालेकुम और बड़ी अस्सलाम। खूबसूरत सी बात जो आपने बड़ी खूबसूरत सी बात कही और इरफान साहब ने उसको यहाँ पे रिपीट भी किया, जो आपने लाल रंग की दीवार की बात की, तो जी, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही खूबसूरत सा ये एहसास है कि बच्चों के लिए एक जी, दीवार पूरी तैयार है कि वो वहाँ होमवर्क करें और सबका हिस्सा दीवार में बटा हुआ है। अ, ये बात इस बात की का सबूत है कि घर वाले भी आपके बड़े घर में जो लोग थे वो पढ़ाई लिखाई को लेकर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर कितना संजीदा थे उस वक्त। सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जो आपका आज का मौजू है मगरिबी बंगाल के हवाले से, उस मौजू पे हमें आप तफसील से अपनी राय हमारे सामने पेश करें, आपका मौजू बताएं और उसके बारे में। जी। जी, 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 जी। मगरबी बंगाल में तंज़-ओ-मज़ाक़ के नक़ूश और जी। जहाँ डॉक्टर जावेद निहाल के मुताबिक 17वीं सदी में उर्दू बंगाल में रवाज पा गई थी, लेकिन 18वीं सदी की 8वीं दहाई में उसे यहाँ अदबी हैसियत हासिल हुई। शांति रंजन भट्टाचार्य का भी यही ख्याल है कि बंगाल में उर्दू अदब और शायरी का जन्म 1780 से बहुत कब्ल हो चुका था। इब्तदाई दौर 1780 से 1880 तक है। 1877 अवध पंच का जमाना के हिजरा का साल है। इस दौर में बंगाल के नसरी अदबी फरोग को फरोग हुआ। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम और यहीं से उर्दू नस्र की दास्तान शुरू होती है। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुंशी मीर अमन की दास्तान बागो बहार और हैदर बख्श हैदरी की तोता कहानी और हातम ताई में हमें मज़ाह के नमूने तो मिलते हैं, लेकिन उनका रंग बहुत हल्का है। अमूमन नक़ाद इस बात पर मुत्तफ़िक है कि बंगाल के सबसे पहले तर्जुमन निगार नवाब सैयद मोहम्मद आज़ाद हैं। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद सुलेमान, वासिफ बनारसी, अब्दुल गफूर सहवाल, जमील मजहरी, अमीर रजा काज़मी, सालिक लखनवी, शाह मकबूल अहमद, इकबाल इकरामी, इब्राहिम होश, राकिब लखनवी, सज्जाद जहीर, अनीस रफ़ी वगैरह हैं। 1980 के बाद का माहौल मगरबी बंगाल के तंज़-ओ-मज़ाह के लिए ज़रूरी दौर है। यही वो दौर है जिस दौर में सालिक लखनवी, बेसरोपा, शाह मकबूल अहमद, पांच अफसाने और इंसाइये, मनव्वर राना, बेगैर नक्शे का मकान, सफेद जंगली कबूतर, चेहरे याद रहते हैं के अलावा कयूम बद्र की चार तख्लीकात हैं, दखल दर माकूलात, हम कब्रिस्तान से बोल रहे हैं, नारियल के पेड़ से लटका हुआ आदमी, खसकम और हमारे दोस्त हैं अबुल कलाम रहमानी। उनके भी चार मजमूआ आ चुके हैं। आपके मुंह में, मॉडर्न किस्सा, दो दरवेश, इस हमाम में, मनव्वर राना साहब की भी तीन तंजिया मजाहिया किताबें हैं। बेगैर नक्शे का मकान, सफेद जंगली कबूतर, चेहरे याद रहते हैं। दरअसल तंज मज़ाह का जहाँ तक ताल्लुक है, तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने तो आजमाई की है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर बहुत कम लोग ही टिक पाए हैं। इसीलिए मेरे पास जो फहरिस्त है साहिब किताबों की, उसमें आज तक, मतलब आप समझ लीजिए 1780 से 2020 तक सिर्फ 13 ही आदमी मगरबी बंगाल सतह पर जो साहिब किताब हैं। सिर्फ 13, यानी 100 150 साल के सफर में सिर्फ 13 ही आदमी इस मैदान में टिक सके, वरना इसमें जी। तवाज़माई बहुत सारे लोगों ने की है। तो मैं समझता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो, तो जी। वो 12 वो 12 13 आदमी का नाम पढ़ने की अगर आप इजाज़त दें
तो मैं जी, पेश बिल्कुल करता हूँ। इजाज़त नहीं सर, मैं गुज़ारिश जी करूँगी। इसके पहले आपको बताना जी जी चाहती हूँ जी कि मैं यूके से जनाब वहीम अख्तर साहब आपको सलाम भेज रहे हैं और मुझको भी उन्होंने आदाब कहा है, बहुत-बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर साहिब आपका। और जी। हमारे फहीम साथ अख्तर मेरे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको वालेकुम जी, अस्सलाम कहिए। जी जी और मोहतरम रोशन आरा और मोहतरम अहमद कमाल हाशमी साहब। जी, आप जारी रखें सर। अच्छा, तो जो साहिब किताब अब तक गुजरे हैं, सालिक लखनवी, उनकी किताब बेसरोपा, नवाब सैयद मोहम्मद आज़ाद, ख्यालात आज़ाद, शाह मकबूल अहमद, पांच अफसाने और शाइया, मोइन एजाज अदब गजीदा, मनव्वर राना, बेगैर नक्शे का मकान, सफेद जंगली कबूतर, चेहरे याद रहते हैं, अबुल कलाम रहमानी, इस हमाम में, मॉडर्न किस्सा दो दरवेश, आपके मुंह में, कयूम बद्र, दखल दर माकूलात, हम कब्रिस्तान से बोल रहे हैं, नारियल के पेड़ से लटका हुआ आदमी, खसका, एम सईद आजमी, दिल के दरीचे खुले रखिए, इंजीनियर खुर्शीद गनी, सदाए गनी, परवेज अंजुम, इसे पढ़िए वरना, और मेरी भी चार किताबें आ गई हैं, तो मैं उनका भी नाम पेश करता हूँ। वो आए शहर में मेरे, ये 2012 में शाये हुई। उसके बाद 2016 में मेहमान तुम कब आओगे, और 2017 में मियाँ कल्लम का रिटायरमेंट, और 2019 में जिंदगी बदल डालो, और दो किताब जेल तरतीब है, दो मजमुआ, पांचवा मजमुआ, और एक इनाम का सवाल है मौला। जी। और इसके अलावा बात है बहुत बहुत सारे खूब। लोगों ने तो आजमाई की है, हैं, जो जी, बहुत ज्यादा दूर तक जिनकी किताबें नहीं आई है, उसमें जावेद निहाल हशमी है, सैफुल इस्लाम सैफ है, हलीम जी, साबिर है, सैयद तफज्जुल हुसैन है, तफज्जुल हुसैन थे, इसी इसी तरह और कई लोगों ने तबाह आजमाई थी। लेकिन जहां तक तंज मजा का ताल्लुक है, ये दो धारी तलवार, एक तरफ खाई है तो बेशक, दूसरी तरफ शेर है। मामला ये है कि बेशक, जरा सा आप नीचे लेवल में गिर जाते हैं तो वो फक्कड़पन कहलाता है। लेकिन बिल्कुल। आपको अपना मिजाज बरकरार रखते हुए लोगों के तफन्नुन तबा का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये इस वजह से देखिएगा, बहुत ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा देर तक तरफ की आबियारी नहीं जी। और मुझे लगता है कि इस तरह के की तख्लीक जो होती है, जब आप इस टॉपिक पे लिख रहे होते हैं, तो आपको बहुत एहतियात बरतना होता है, किसी का दिल भी ना दुख जाए, कोई गलत बयानी ना हो, किसी की अना पर चोट ना पहुंचे, बहुत सी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, बहुत चीजों को ख्याल में रखकर अपना काम करना पड़ता है। और हम अगर मुमकिन होगा तो हम आरजू सर आपकी कुछ चीज सुनना भी चाहेंगे, भले ही थोड़ा सा ही हिस्सा आपका लिखा हुआ हम सुनना चाहेंगे उसे जरूर। जी जी मेहमान जी तुम जी कब आओगे, ये बड़ा मजेदार मुझे लगा नाम। इस कोरोना काल में तो हम ना ही जी। कहीं जा पा रहे हैं, ना किसी को बुला पा रहे हैं, तो ऐसे में ये मेहमान तुम कब आओगे बड़ा अच्छा लगा मुझे। अगर इसका थोड़ा सा हिस्सा हम सुन सकते हैं तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सुनाना चाह रहा था। देखिए, असल में क्या है जी, कि आप देखिएगा, पिछले 200 साल में किसी भी जबान के किसी भी लिटरेचर में जो बातें लिखी गई है, अंग्रेजी भी मैंने पढ़ी है, उसमें भी देखा कि लोग मेहमान को कैसे भगाएं। हमारे यहाँ उर्दू तंज मज़ा में भी जो बात है, मज़ाहिया अंदाज में, हकीकत नहीं है, कि मेहमान से आजिज होके या मेहमान नहीं आए, उसके लिए तरह तरह के हीले व हरबे अपनाए जाते हैं। ये पहला मजमून है जिसमें मेहमानों को खुशामदीद कहा जा रहा है। जी। इस पर एक फिल्म नहीं बनी थी, अतिथि तुम कब जाओगे, मानो मेहमान कब जाओगे। अ- हमेशा लोगों ने अतिथि मेहमान, तुम कब जाओगे। जी जी जी, मेहमानों को हम्म, बुलाने के या ना बुलाने के लिए लिखा है, लेकिन ये पहला मजमून है जहाँ हाँ, मजमून मेहमान को हाँ। बुलाता है। तो आइए, मजमून पेश और एक बहुत खिदमत है। मजेदार बात है सर, अतिथि जो मेहमान को हिंदी में अतिथि बोलते हैं, तो जी तिथि जी मतलब होती है तारीख।
अतिथि मतलब जो बिना किसी तारीख के आ टपके वो मेहमान है। जी जी ये भी एक मजाहिया चीज जो से लोग ये जी, मानते हैं मेहमान को लेकर। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। मेहमान तो कब आओगे? कल अचानक चचा छक्कन से बाजार में मुलाकात हो गई। देखा चचा काफी खुशोखर्रम खरीदारी में मसरूफ है और बीच बीच में बुलंद बांग कह कहे भी लगा रहे हैं। ये देखकर मैंने चचा से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप इतने खुश हैं? चचा ने ये सुनते ही एक बुलंद बांग कह कहा लगाया और कहा, अरे आरजू बेटा, ये लंबी दास्तान है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बस इतना जान लो कि आज से हमारे दिन फिर गए, तकदीर बदल गई है। कम अज कम हफ्ता भर तो हमें ताज़ा खाना मिलेगा। चचा की तमाम बातें मेरी समझ से बालातर थी, फिर भी तयस्सुस से सवाल किया, आखिर ऐसा क्या वाकया पेश आया जो आप इतने खुश हैं? चचा ने मुझे हैरान देखकर खरीदारी छोड़कर मुझसे कहा, अरे आरजू बेटा, गुज़िश्ता कल मेहमान हमारे यहाँ हफ्ता भर क़याम करके रुखसत हुए। अब बात कुछ कुछ मेरी समझ में आने लगी थी। मैंने कहा, ओ हो, अच्छा अच्छा, मेहमान के जाने से इतने खुश है? चचा छक्कर ने कुछ तीखे लहजे में कहा, नहीं, बल्कि मेहमान के हमारे यहाँ हफ्ता भर क़याम करने के बाद जाने से खुश है। ये सुनते ही मेरी हैरानी में और भी इजाफा हो गया। जब कभी समझ में नहीं आया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, इलाही, ये माजरा क्या है? ये सुनते ही एक शख्स ने, जो एक पर्दा नशी खातून के साथ जा रहे थे, फौरन पलट कर कहा, अरे ये मेरी बीवी हाजरा है, मेरी साली माजरा तो घर पर है। बहरकैफ मैंने चचा से एक बार फिर निहायत ही मुतानत से कहा, चचा जान, इन दिनों मेहमान अगर घंटा भर ठहरता है तो बोझ बन जाता है और मेजबान का चेहरा देखने लायक रहता है, और आपके यहाँ मेहमान हफ्ता भर माँ अहलो अयाल जाम करके कल ही रुखसत हुए हैं और आप अब तक इतने खुश हैं। चचा ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, हाँ बेटा, बात कुछ अजीब तो है मगर सच है। दरअसल तुम्हारी चची की आदत है कि जो भी खाना बनाती है इस कदर ज्यादा बना देती है कि उसे पूरा खाना हम लोगों के बस की बात नहीं है, और जब बचा हुआ खाना फेंकने या किसी को देने को कहता हूँ तो हमें शैतान का भाई बना देती। बहरहाल, चची के बारे में तो मैं तुम्हें कभी भी बता दूंगा, लेकिन इस वक्त जो सवाल तुम्हारे जहन में खटक रहा, मेरे घर मेहमान का कयाम और मेरी खुशी के इजहार का राज, तो आओ मैं उस राज से पर्दा उठाता हूँ। ईद की बनी हुई सेवइयाँ मुहर्रम के गुजर जाने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, लिहाजा जैसे ही मेहमान आए, बेगम ने बड़ी फराखदिली से कहा कि आप लोग हाथ मुंह धोकर फारिग हो, तब तक मैं मीठा और चाय बनाती हूँ। कुछ देर बाद वही 3 माह पुरानी सेवाएं बेगम खुशी खुशी उनके लिए परोस रही थी और ये भी कह रही थी, बिल्कुल अभी ही बनी है। हकीकी मानो आरजू बेटा, सुहाग रात के बाद पहली मर्तबा तुम्हारी चची को देखकर मैं फूले नहीं समा रहा था। जरा सोचो, अगर मेहमान ना आते तो उन सेवैयों का क्या होता? यकीनन वो किसी दिन हमारे ही दस्तरखान की जीनत बनती और उसके बाद ही नादिर शाही को फौरन खाकर बाजार लाई। तुम्हें शायद याद हो कि एक दिन तुम्हारे घर मैंने दोपहर का खाना खाया था और तुम्हारे लाख इसरार करने पर भी मैंने दाल नहीं ली थी, गर्चे उस पर कोई काला भी न था। उसकी बुनियादी वजह यही है बेटा कि चाहे हमारे घर दाल एक दिन बने, मगर दस्तरखान पर महीनों हाजिर रहती है। खुदा भला करे उस मेहमान का जो महीना भर पुरानी दाल भी पी गए। आज से महीना भर कब,
जब मेरी प्रमोशन की खबर तुम्हारी चची को मिली तो पहले पहल उन्होंने कहा, अरे ये क्या भला है। मैंने कहा, इससे ओहदा बढ़ता है। तुम्हारी चची ने कहा, उससे क्या होता है। मैंने कहा, जिम्मेदारी बढ़ती है और पैसा भी। दफ्तर की जिम्मेदारियां तो पहले ही आपकी बढ़ी हुई है, इसमें और बढ़ने की गुंजाइश कहाँ। चलो अच्छा है, तनख्वाह बढ़ी। बहरहाल तनख्वाह बढ़ने की खबर सुनकर उन्होंने फिरनी बनाई। अरे चचा, वो फिरनी तो मैंने भी खाई थी। मैंने बात काटते हुए कहा, अरे हाँ बेटा, कुछ बची हुई थी जिसे तुम्हारे चची ने बड़े प्यार से उन मेहमानों को खिला दी। ये तो कुछ भी नहीं, महीनों कब्ल बनी डिश। ये कहकर पेश की, इसे आज ही आप लोगों के ज़ौक़ के मद्देनज़र बनाया है। उम्मीद है अब तुम्हें मेरी खुशी की वजह मालूम हो गई होगी। जब फ्रीज नहीं था तब म्युनिसिपैलिटी वाले नोटिस लगा देते थे, खबरदार इस घर के करीब न जाएं, इस घर से बहुत ही खतरनाक बू आती है, हो सकता है इस बू से आप बीमार पड़ जाएं। और तब वो पुराना स्टॉक हमें लोगों की नजरों और नाकों से बचाकर शहर के बाहर फेंकना पड़ता था। अचानक एक दिन अंग्रेजी का एक अखबार तुम्हारी चची के हाथ लग गया। फ्रीज का इश्तेहार देखकर उन्होंने पूछा, ये क्या है। मैंने कहा, ठंडा घर। वो क्या होता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुस्तफा हुसैन साहब इसमें पुरानी किताबें रखते हैं, कुछ लोग इसमें फल और सब्जी रखते हैं, और कुछ लोग बचा हुआ खाना। ये सुनते ही तो तुम्हारी चची जोश में आ गई, कहने लगी, ये फ्रिज तो कोई ठंडा घर नहीं है, बल्कि मेरी खुशियों का खजाना है। अब इसमें जितने दिन मैं चाहूंगी खाना रखूंगी। फौरन हुक्म हुआ, कल हम फ्रीज खरीदें। शौहर नामदार को हुक्म की तामील करने की जैसे आदत पड़ जाती है, लिहाजा दूसरे ही दिन फ्रिज मेरे घर आ गया। और सच पूछो तो उस दिन से मेरी बदनसीबी की कहानी भी शुरू हुई। पहले पहल तो मैं इस पल को कोसता था कि आखिर मैंने फ्रिज क्यों खरीदा। फिर मुझे उस शराबी की कहानी याद आ जाती है, जो शराब पीकर घर का रास्ता भूल कर चिड़ियाघर में चला जाता है और गेंडे की बड़ी बड़ी लाल आंखें देखकर कहता है, सॉरी डार्लिंग, आने में जरा देर हो गई। फिर मुझे एक तरकीब सूझी, क्यों ना फ्रिज का पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए मेहमानों को बुलाया गया। बहुत मिन्नत समाजत के बाद हजरत शेख चिल्ली घर पर तशरीफ लाए। 2 दिन क्याम किया और बहुत तक हमें पुराने स्टॉक से निजात दिला गए। लेकिन उनके जाने के कुछ घंटे बाद उनका बेटा रोते पीटते आया। अरे आपने क्या खिला दिया दादा को। उनका पोता रोते पीटते आया, आपने क्या खिला दिया दादा को। घर पहुंचते ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए। आखिरी लम्हे में सिर्फ बासी बासी ही कह रहे थे। बहरहाल उस दिन के बाद से लोगों ने हमारे घर का रुख करना बंद कर दिया था। तभी ये शख्स फरिश्ता बनकर आया और हमें बासी और पुराने खानों से निजात दिला गया। अब तो ये डर है कि कहीं ये भी शेख चिल्ली की तरह अल्लाह को प्यारा हो गया तो हमारे घर कोई मेहमान नहीं आएगा। चाहे मैं लाख चिल्लाऊं, मेहमान तुम कब आओगे, मेहमान तुम कब आओगे, मेहमान तुम कब आओगे। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब जनाब एसएम आरज़ू साहब। और आपने जो आखिर में जो शुबह ज़ाहिर किया है, वो मुझे पक्का लगता है कि वो पक्का अल्लाह को प्यारा हुआ होगा मेहमान उसके साथ जो सुलूक किया गया जी था। जी जी। और लेकिन और मैं आपको सुन रही थी और मेरी हँसी रोके नहीं रुक रही थी, और मैं साथ-साथ ये भी सोच रही थी कि इस तरह का लिखा हुआ पढ़ना, सुनना आजकल के वक़्त में कितना ज़रूरी है। जब हम हँसने की वजहें ढूँढते हैं, खुश होने की वजहें ढूँढते हैं, तो ऐसे जो मज़ाहिया चीज़ें हैं, उनको लिखा जाना और उनको पढ़ना भी, जैसे कहते हैं ना कि हम कभी जी जी रिफ्रेश होते हैं कोई चीज़ पढ़ के, अपने आप को थोड़ा सुकून पहुँचाते हैं।
बहुत चैनल्स पे लाफ्टर शो और कॉमेडी शो आते हैं, लेकिन लिखी हुई चीज की जो कीमत होती है, जो उसका मयार होता है, वो हमेशा अलग होता है। और बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही उम्दा आपका जो ये आपकी स्टोरी थी, जो ये मेहमान तुम कब आओगे। अब ये अलग बात है कि ये सुनने के बाद आपके घर मेहमान कब आएंगे ये मुझे भी नहीं पता। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, घर बसा है। लेकिन जी जी नहीं, जी मैं जी। मजाक ही कर रही थी। और वाकई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और इस तरह की तख्लीक होती रहे, जरूरी है इंसान को। हंसने के लिए भी एक एक्सरसाइज होती है, हम लोग हंसने के लिए भी क्लब, लाफ्टर क्लब ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उससे खून बढ़ता है, इंसान का दिमाग दिल दुरुस्त रहता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो ये उठा रहे हैं अदीब और आप लोग। अ, मैंने आपके बारे में जो चीज पढ़ी उसमें मैंने ये पढ़ा कि आप शॉर्ट हैंड के एक्सपर्ट हैं। आप लाइव स्केच आपने बहुत सारे लिखे हैं, आपने ट्रांसलेशन भी किया है। मैं इस बारे में अब जानना चाहती हूँ, क्योंकि ट्रांसलेशन पे हम लोग अक्सर बातें करते हैं तर्जुमे पर, और हम लोग ये कहते हैं कि बहुत सी चीजें दुनिया की जो बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन हैं दुनिया भर की, वो हमारी जबान में मुहैया हमें नहीं करवाई गई हैं, या हमें नहीं मिलती हैं, मौजूद नहीं है। खास तौर पे अगर हम उर्दू की बात करें, फिर सवाल घूम के ट्रांसलेटर के पास जाता है कि वो तर्जुमा क्यों नहीं करता। तो आपने अगर ट्रांसलेशन का काम किया है तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, और आपके लाइफ स्केच जो आपने बनाए लिखे हैं, वो किन किन के लिखे हैं और कैसे लिखे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। हाँ जी। सबसे पहली बात तो ये है, तंजुमला का जहाँ तक ताल्लुक है, प्रोफेसर नियाज अहमद खान जी। मदाहिया, तंजिया मदाहिया ड्रामा लिखे। तो उनसे लोगों ने सवाल किया कि आप तंजिया मदाहिया क्यों लिखते हैं, संजीदा ड्रामा क्यों नहीं लिखते हैं, बाकी वो डायरेक्ट नहीं करते। वो सब प्रोड्यूस, डायरेक्ट, इवन एक्टिंग सब कुछ वो करते थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, 1947 के बाद सब कॉन्ट्रेंट का आवाम जो है, बर्रे सगीर का कोई भी हो, ये बहुत परेशान रहता है। और क्योंकि इनकी परेशानी का जो मसला है वो तो हम हल नहीं कर सकते, तो कम से कम इन लोगों को हंसा करके थोड़ी देर के लिए इनके चेहरे पे हंसी भी करना चाहिए। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि आज के दिन में जो मसाइल है, उस मसाइल का तो हल मेरे पास नहीं है, कम से कम चंद मिनट के लिए भी वो मुस्कुरा करके थोड़ी सी उनकी जिंदगी में फरक, तवानाई, कुव्वत आ जाती है। अब जहाँ तक तर्जुमा का ताल्लुक है, तो उसकी इफादियत से मुतल्लिक ये कहना है कि हर जबान की अपनी इफादियत है, अपना एक टेम्परमेंट है। आप देखिएगा, अब अगर बांग्ला जबान का ही मुताला कीजिएगा, तो वो लोग, बांग्ला जो अदब है एकदम जमीन से जुड़ा हुआ है। आज तक किसी ने भी चांद को जली हुई रोटी नहीं कहा, लेकिन बांग्ला का एक शायर है जिन्होंने चांद को, जब भूख लगती है तो, जबकि हम लोग उसको मोहब्बत की निशानी कहते हैं, तरह तरह की बातें हैं, कोई मामा कहता है, लेकिन जली हुई रोटी ये कंसेप्ट बंगाली अदीब के यहाँ है। तो उसी तरह उर्दू शायरी में जो लताफत है, जो वो कहीं और नहीं है। तो मसला ये है कि अगर मुंतकली का मामला एक जबान से दूसरे जबान में हो, तो दूसरे जबान के लोग जो है उस जबान को, या उस जबान का टेम्परमेंट को समझ सकते हैं कि वहाँ के अदीब क्या कर रहे हैं, उनका अंदाज क्या है, उनके मसाइल क्या है। जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने, और आपको एक बात और बता दूं कि सबसे पहली जो मेरी किताब थी वो तर्जुमा की किताब। जावेद दानी साहब जो कनाडा में रहते हैं, एनआरआई हैं, उन्होंने अप्रोच किया हम हमसे कि भाई, मेरे ड्रामा का मजमुआ है हिजरत के तमाशे, उसका आप उर्दू तर्जुमा, उर्दू किताब है, आप बंगला तर्जुमा करें। तो हमने कहा ठीक है। तो हमारे दफ्तर के हमारे एक कलीग हैं, किशोर कुमार विश्वास, हम दोनों ने इस काम का बेड़ा उठाया, और लगभग एक साल के अरसे में इसको मुकम्मल किया। और किताब, और वो बड़े अजीब व गरीब वो किताब है कि हर तरह के ड्रामे, उसमें फलस्तीनी मसला है, उसमें अभी जो गाय लेस्बियन का ये मसला है, और हिजरत का मसला है कि इंडियन जब कनाडा या स्विट्जरलैंड या यूरोप जाते हैं तो
क्या मसाइल फेस करते हैं और वहाँ की त्योहारें किस ढंग से मनाई जाती है। तो हम लोगों ने तर्जुमा किया। उसके बाद 2003 साल में ये वाहिद किसी उर्दू दाई की किताब है जो कलकत्ता किताबी मेले में जिसका इजरा हुआ। अब तो खैर हर साल होता है, अब ये आम बात है। और उस किताब का नाम है भोपा। भोपा भी देखिएगा एक दो माने लफ्ज है, डबल मीनिंग वर्ड है। अगर साउथ, जैसे जानते हैं साउथ अफ्रीका में जो नस्ली ये था, अपार्थाइड था, उस उसी स्ट्रगल पर ये कहानी है, ये ड्रामा है। तो अगर अफ्रीकन लोग एक दूसरे में को कहते हैं भोपा भोपा, तो उसके माने कॉमरेड कॉमरेड, दोस्त दोस्त, रफीक रफीक, इस तरह के आते हैं। लेकिन अगर एक पुलिस वाला कहता है भोपा भोपा, तो उसके माने वहां दहशतगर्द है, दहशतगर्द। ये किताब 2003 में ये हुई। उसके बाद आ, हम लोगों को फाल्गुनी बनर्जी जो रविंद्र मुक्त विद्यालय के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने बुलाया और कहा कि हम चाहते हैं कि उर्दू का भी एक शोभा हो और जो बंगला की किताबें हैं उसका तर्जुमा हो उर्दू में। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत मुखलिस है, उर्दू से भी उनको काफी लगाव है। लेकिन बात बात में उन्होंने एक बात कही कि अरे ये क्या बताएंगे आपकी औरतें जो है बुर्का पोश और ये और वो। हमने कहा नहीं सर, आप मालूम कीजिए आज से 100 साल पहले भी हमारी औरतें ऐसी थी जिनको एसडीओ वीडियो भी सैल्यूट मारते थे। तो उस दिन हम लोगों ने, मेरे एक दोस्त है डॉक्टर सैवल चटर्जी, हम लोगों ने मुआहदा किया कि ऐसे 12 खवातीन के अफसानों का उर्दू में तर्जुमा करेंगे और दुनिया वाले को दिखाएंगे कि उर्दू दा खवातीन भी जो है किसी से कम नहीं है, उनके जो कारनामे हैं। तो हम लोगों ने 12 खवातीन के अफसानों का बांग्ला में तर्जुमा किया, जिसमें से 3 नाम बंगाल के हैं, शोहरा सब्जवाली है, राहत आरा बेगम है और बकिया नाम है वाजिदा तबस्सुम है। इसी तरह से 12 खवातीन हैं वो किया। उसके बाद क्योंकि एक चीज और देखने में आया कि बंगाली जो अदीब है हमारे, जो दोस्त है, उनको मंटू से बहुत इश्क है, एक तरह से इतना लगाव है। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि मंटू ने एक ही नावल कलमबंद किए हैं अपनी जिंदगी में, उसका भी बंगला तर्जुमा होना चाहिए। उस नावल का नाम है बेगार उन्वान के। तो बेगार उन्वान के, उसका हम लोगों ने बंगला तर्जुमा किया शिरोनाम बेगी। ये भी किताब इशाअत के मरहले पर है। उम्मीद है ये दोनों किताबें जल्दी मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। अब फैज़ की नज़्मों का तर्जुमा करने का इरादा है। तो तर्जुमा से जो सबसे बड़ी अ, आसानी होती है कि दूसरे को आदमी समझ सकता है, दूसरे के ज़बान, दूसरे के सकाफ़त, दूसरे के तहज़ीब, दूसरे की रिवायत से वाक़फ़ियत होती है। और तर्जुमा का काम होना ही चाहिए, हर ज़बान में होना चाहिए। जी, शुक्रिया। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने आरज़ू सर। तर्जुमे का काम होना चाहिए और बांग्ला में अलग-अलग ज़ुबानों में और उन ज़ुबानों को भी उर्दू में लाने का काम होना चाहिए। बांग्ला साहित्य दुनिया भर में इतना आला है, चाहे वो रवीन्द्रनाथ टैगोर हों, चाहे वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हों। इन लोगों की भी कहानियों को उर्दू में हर तरह से होने की ज़रूरत है ताकि हम एक्सचेंज कर सकें एक-दूसरे के लिए। मैं जनाब फ़हीम अख्तर साहब का और जनाब अशरफ अहमद जाफ़ी साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनकी ज़रा नवाज़ी के लिए। मैं खुद बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले की कि उसने मुझे अ, उर्दू की थोड़ी-सी भी खिदमत कर पाने की सलाहियत बख्शी है। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं जनाब एसएम आरज़ू साहब से और जो राइटर, ट्रांसलेटर होने के साथ-साथ उर्दू के खादिम तो हैं ही, लेकिन दूसरी ज़बान ख़ास तौर पे बांग्ला में, बांग्ला और उर्दू के बीच में एक पुल का काम भी कर रहे हैं। सर, हम आपकी किताबों के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं। आपकी किताबें जो आपने अ,
बताई हैं अभी इसके अलावा, जो आपने बोला है कि भी लिखने में आप पब्लिश करने के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं उसके लिए, उसके अलावा आपकी क्या-क्या और किताबों को लेके प्लानिंग है? जी किस तरह जी की जी। किताबों को लेके नहीं। प्लानिंग है आपकी? जी। जी जी जी। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ ये बददियानती होगी कि मैंने तर्जुमा किया, अपना नाम ले लिया, आपने अहले दुनिया को वाकिफ करा दिया, लेकिन हमारे वो साथी जो इस फील्ड में जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, मैं चंद का नाम गोशगुजार करना चाहता हूँ, जो जी, जिनमें बिल्कुल। हमारे बहुत बहुत ही करीबी दोस्त थे। शौकत अजीज मरहूम अब इस दुनिया में नहीं रहे, इंसानियत जिंदा है उनकी। उसके बाद फहीम अनवर हैं, मोहम्मद अमीन साहब थे, एम सईद आजमी है, अहमद कमाल हशमी, ये बनफूल के अफसानों का तर्जुमा कर रहे हैं, लगभग 60-70 कर लिया है। उनका टारगेट है 100 अफसानों का तर्जुमा मंजर आम पर लाना। अजरा मनाज है, मुश्ताक अंजुम है, कैसर शमीम है, नुसरत जहां, नस्र गजाली, इकबाल कृष्ण और शांति जी। ये भी हमारे बहुत उम्र में बड़े थे, लेकिन दोस्ती कहते थे हमारे दोस्त। उन्होंने बेदी के नावल जो है एक शादी महली सी का तर्जुमा किया था, नोइला चादर। ये तो बंगला की बात है। अब आने वाली किताबों का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए मैंने ये महसूस किया कि उर्दू दा तबका, उर्दू में तो बंगला से तर्जुमे हुए हैं बहुत, मसलन शायरी हुई है, रविंद्रनाथ हुए हैं, नजरूल हुए हैं और कुछ अफसाने हुए हैं। लेकिन एक चीज पर तवज्जो हम लोगों ने नहीं दी, वो है बंगला तर्जुमा। आज भी उर्दू वाले जो बंगला जानते हैं वो बंगला तर्जुमा मजा का लुत्फ ले सकते हैं, लेकिन जो उर्दू वाले उर्दू जानते हैं उनके पास कोई ऐसी किताब नहीं है जिससे बंगला तर्जुमा से वो बराह रास्त इस्तेफादा हासिल कर सके। तो मैंने बंगला के मशहूर वकाये निगार, कॉलम नवीस डॉक्टर संजीव चट्टोपाध्याय, जिन्होंने आनंद बाजार पत्रिका में बरसों मदाहिया कॉलम लिखते थे, उनकी किताब प्याला प्रीच, उसका उर्दू तर्जुमा किया है। जी। और जो उनके मजामीन छपते थे अखबारों में, उनके तरासे से तर्जुमा करके एक और किताब जो इशायत के मरहले पर है, वो है संगीत के मजामीन। जी। और संगीत के मजामीन, ये दो किताब हैं, और दो तो बंगला आपको पहले कह ही चुके हैं। इसके अलावा एक किताब है मेरे अफसानचे की। अफसानचे कहते हैं हमारे मिनी स्टोरीज, 8-10 लाइन में, 3-4 सतर में आप पूरी कहानी मुकम्मल करते हैं। तो वो भी लगभग मुकम्मल है, इशाअत के मरहले पर है। उसका उन्वान है जाए तो जाए कहाँ। और समझ लीजिए लॉकडाउन जहाँ लोगों के लिए परेशानी का बास बना, तकलीफ दुखों का अंबार लगा, वहाँ मेरे लिए जो है एक मौका मिला कि इन सब किताबों को मुकम्मल किया जा सके। और लॉकडाउन में हमने बहुत लिखा, भरपूर लिखा। जी। और फिलहाल तो यही मंसूबा है। जी। जी। बहुत खूब आपने बात कही है आरज़ू सर, और ये मेरा भी अपना ज़ाती तजुर्बा रहा है कि लॉकडाउन में हम पढ़ने लिखने वालों के लिए जो वक़्त मिल गया अचानक बिना माँगा हुआ वक़्त, उस वक़्त को हमने और ख़ास तौर पे आप जैसे जो अदीब हैं, उन्होंने जिस तरह से किताबों में लगाया होगा, लिखने पढ़ने में लगाया होगा, वो वक़्त दोबारा नहीं मिलने वाला हमें। तो हमने इस बहुत ही नेगेटिव माहौल में पॉजिटिव रहकर काम किया है, और आप लोगों को जितना भी कहा जाए कम है। और प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब कह भी रहे हैं कि आरजू साहब आपकी उर्दू खिदमत नाकाबिले फरामोश है। तो जी नहीं, इसके ये लिए हम उनका आला आपका आपको ज़र्फ़ है। सलाम मैं नहीं, जी, बिल्कुल उन्होंने शुक्रिया। सही कहा है, हम आपको सलाम भी पेश करते हैं। मोहतरमा सुरैया फारूकी साहिबा मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ कह रही हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया सुरैया मैम आपका। आप सबका प्यार, आप सबकी मोहब्बत है मेरे लिए, मैं इसके लिए आप सबकी ममनून हूँ। अ, आरज़ू सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। आप एक राइटर हैं और आप एक जॉब में भी हैं।
आप एक काम, ऑफिस का काम और फिर एक राइटिंग, हालांकि ये सवाल बहुत पूछा गया सवाल है, ओवर रेटेड कह सकते हैं इसको, लेकिन हर राइटर के पास इसका अपना एक अलग जवाब होता है। आप अदब में एक लेखक के तौर पे, एक राइटर के तौर पर, एक अदीब के तौर पर अपने आप को कितना आसान पाते हैं लिखना अपने लिए, और कैसे आप लिख पाते हैं इतनी सारी चीजें अपने ऑफिस के फराइज को भी पूरा करते हुए? जी जी, सबसे पहली तो बात यह है कि चूंकि अभी आप जानते हैं कि ये जो हाल सूरत हाल है पूरे मुल्क में, कि स्टाफ वगैरह बहुत कम हो गए हैं और अफसरों पर ही जिम्मेदारी ज़्यादा है। वो जो जी। ऑर्डरली वगैरह था वो बराए नाम रह गया, क्लिनिकल स्टाफ भी बराए नाम है, और काम जो है इस दरमियान बहुत बढ़ गया है और लोगों की तादाद कम है। ऐसे में हम लोगों को ऑफिस में लगभग 8-9 घंटा 10 घंटा जो है उसको कहेंगे हम जूझना पड़ता है मेहनत से, माने जी। एकदम आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक लिखने पढ़ने का ताल्लुक है, तो देखिएगा मेरा ताल्लुक तख्लीकी अदब से है, तहकीकी अदब से नहीं है। आप तख्लीकी अदब से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ख्याल जहन में आ जाता है तो उसको जब तक आप फिरता से अवीज पर बिखेर नहीं देंगे तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। आप आपके जहन में एक ऐसी समाजी नाइंसाफी घटी, या भी कोरोना को लेकर के ये जो हो रहा है कि लोग टच नहीं कर रहे हैं, किसी को घर से निकाल जी। दे रहे हैं, किसी को घर में ढुकने नहीं दे रहे हैं, तो मैंने कम से कम 50 अफसाने इस पर लिखे, तो वो अदीब को जो है झिझोड़ देता है। अब देखिए ये एक कैफियत है, किसी पर अगर जुल्म हुआ तो कोई रो देगा, कोई तड़पेगा, है, कोई हंसेगा, कोई दीवाना होगा, लेकिन अदीब जब जुल्म और नाइंसाफी को देखता है तब वो कलम उठा लेता है। उसके लिए उसको किसी वक्त की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी हुआ कि हमको दफ्तर के लिए 2 घंटा का सफर करना पड़ता है, अभी तो खैर गाड़ी में हम लोग जाते हैं, तो ये 2 घंटा भी जो जहन में ख्याल आता है वहाँ भी अफसान से तकलीफ हो जाते हैं। और अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, हाथ में मोबाइल रहता है, अब तो कागज कलम की भी जरूरत नहीं है। और उर्दू स्क्रिप्ट भी मेरे पास है, बकौल अंग्रेजी स्क्रिप्ट भी है, तो हालात तख्लीकी अदब कोई क्रिएट नहीं कर सकता। हम एक भी अफसानचा लिख नहीं सकते हैं, एक भी इंशाइया लिख नहीं सकते। ये एक कुव्वत होती है, एक जहन में आता है, बस उसको सफ़ा पर हम लिखे देते बिल्कुल। हैं। जिस आ, तरह जी, जी। सर, आपसे आखिर में हम एक गुजारिश करना चाहते हैं प्रोग्राम के आखिर में, जी, कि जो उर्दू जी, सीखने, पढ़ने, लिखने सिखाने वाले और उर्दू में अपनी बात कहने वाले लोग हैं, नई नस्ल के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स जी। हैं, जो टीचर्स हैं, जो राइटर्स हैं, इन लोगों के लिए, उर्दू की बका के लिए ये किस तरह से अपने आप को लगाएँ और कैसे कोशिशें करें, क्या-क्या करें जिससे उर्दू ज़बान को ये आगे ले जा सकें? इसके लिए आपकी ओर से कोई पैगाम, कोई मैसेज? ये तो एक सिंपल मैसेज है, आम फार्म मैसेज है कि आप पढ़िए, पढ़ाई कभी रायगा नहीं जाती। किताब से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। आप किताब को अपना साथी बनाइए, ज़ुबान भी आगे बढ़ेगी, आप भी आगे बढ़िएगा और हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो आप पढ़ाई की आदत डालिए, किताब से लगे रहिए, कम से कम कुछ नहीं होगा तो आप दुनिया की हज़ारों खराबियों से बच जाएँगे। जैसे एक बड़े अदीब ने कहा था, आज उनकी बात याद आ रही है कि मैं शराबी नहीं हूँ, मैं फला जुआड़ी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि मैं एक अदीब हूँ, मेरा ताल्लुक अदब से। जब किताब को आप दोस्त बनाएंगे तो जाहिर बात है दुनिया के तमाम खराबियां आपके परे रहेंगी और आपके मोरलिटी में भी सुधार होगा, आपकी ज़बान भी आगे बढ़ेगी, आपकी कौम भी आगे बढ़ेगी, आपका खानदान भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे। तो लिहाजा पढ़ने को अपना शुआर बनाइए और किताब से मोहब्बत करिए। जी, बहुत खूब बात कही आपने सर, और सच्चाई तो यही है कि अगर नशा करना ही हो,
तो किताबों का नशा बहुत खूबसूरत और बड़ा ही उम्दा नशा कहा जा सकता है। किताबों का नशा, पढ़ने लिखने का नशा, अदब और तहज़ीब में डूब कर ज़ुबान के लिए कुछ करने का नशा, ये ज़्यादा असरदार होगा अपने लिए भी और आने वाली नस्लों के लिए भी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम एसएम आरज़ू साहब, जो वेस्ट बंगाल, कोलकाता से हमसे बातचीत कर रहे थे। और जिस तरह की आपकी शख्सियत है, जिस तरह की आपकी तख्लीक है और जिस तरह से आप हर चीज़ को बहुत ही संजीदगी में ना जाते हुए हल्के ढंग से ज़िंदगी की खूबसूरती को एन्जॉय करते हैं, वो आपकी कलम में भी दिखाई पड़ती है, वो आपकी शख्सियत में भी दिखाई पड़ती है, वो आपके पैगाम तक की सूरत भी हम तक पहुँची है। और तहरीक बक़ाए उर्दू को आप जैसे लोगों पर नाज़ है, जो बिना बहुत शोर-शराबे के अपना काम कर रहे हैं और लोगों के लिए एक नज़ीर के तौर पर हमारे सामने हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती समय हमारे इस प्रोग्राम को देने के लिए। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और नेट के भी शुक्रगुज़ार हैं कि नेट ने भी हमारा बड़ा साथ दिया, इंटरनेट ने। अक्सर हम दूर बैठ के बातचीत करते हैं तो ये कनेक्शन टूटने से जी बड़ा दिमागी खलल पड़ता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारे तहरीक वक़ाए उर्दू के सारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, हमारे सामईन, नाज़रीन, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और उनसे ये कहती हूँ कि उर्दू की खिदमत, उर्दू की बक़ा के लिए हम सब हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हैं और चलते रहेंगे, ये हमारा वायदा है। कल शाम 5 बजे अपने मेहमान के साथ हम रोज़ की तरह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप भी जुड़िएगा हमारे साथ कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफ़िज़, शब ख़ैर।